नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव सक्सेना मंत्र क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 एसएसटी की सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर फॉर ब्रेथिंग, बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस। फूड सिक्योरिटी की मतलब केवल 2 वक्त का खाना नहीं है। फूड सिक्योरिटी के अदर डायमेंशंस भी है, जैसे अवेलेबिलिटी और फूड मील्स, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, foods import and previous year stock stored in government granaries. Accessibility means food in which within reach of every person. Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutrition food to meet one's dietary need. Thus, food insecurity is ensured in a country only if enough food is available for the nations. All persons have the capacity to buy foods of acceptable quantity. There is no barrier on access to food. यानी कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारे पास ना पर्याप्त अनाज होना चाहिए पूरे देश के लिए, और हर पर्सन इसको खरीद सके इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, और पैसा होने के बावजूद भी अनाज उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अनाज उनकी रीच में होना चाहिए। तो जब ये तीनों डायमेंशंस कवर होते हैं तो अब फूड सिक्योरिटी हमारे देश में माना जाता है कि हमारा देश फूड सिक्योरिटी है हमारे देश में। In 1970s, food security was understood as the availability at all the time of adequate supply of basic food service. UN 1975. अमृत सेन ने कुछ कहा था। अमृत सेन added a new dimensions to food security and embraced the access to food through what he called entitlements, a combination of the what one can produce, exchange in the market along with state or other socially provided supplies accordingly. There has been a substantial shift in understanding of food security. The 1995, the World Food Summit declared food security at the individual, household, regional, national, and global level exists when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. 1970 में हमने इसकी रिक्वायरमेंट समझी थी, फूड सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। 1975 में अमृत सर ने भी एक न्यू डायमेंशन दिया था इसको, और इस पे एम्फेसिस किया था, इस पे ये जोर दिया था कि फूड जो होना चाहिए सबकी पहुंच में होना चाहिए। ये ना केवल घर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हमेशा उपलब्ध और एक्सेसिबल होना चाहिए। Why food security? The poorest section of the society might be food insecure most of time, while person above the poverty line might also be food insecure when country faces a national disaster, calamity like earthquake, drought, food, tsunami, widespread failure of crops causing famine. यानी कि अकाल पड़ने के कारण, या आप कह सकते हैं जब काफी सारा सूखा पड़ जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, भूकंप की स्थिति बन जाती है, तब न केवल पुअर लेवल की फूड सिक्योरिटी होती है, इनसिक्योर हो जाते हैं वो लोग फूड सिक्योरिटी में, बल्कि जो पुअर लाइन से, पॉवर्टी लाइन से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग कैलामिटी? Due to a natural calamity से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। यानी कि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम 1943 बंगाल का। बंगाल में अकाल हुआ था, वहाँ इतना सूखा पड़ा था कि सारी फसलें नष्ट हो गई थी, और फसलें नष्ट होने के कारण वहाँ का जो मेन आपका जितनी भी फसलों के दाम थे वो काफी हद तक बढ़ चुके थे। एक नॉर्मल और मिडिल क्लास आदमी उसको परचेज नहीं करवा पा रहा था, उसके रीच से पहुंचता काफी दूर था, इसकी वजह से वहां पर काफी सारी मृत्यु हुई, जिसको हम स्टारवेशन कहते हैं, और ये 1943 में बंगाल में हुआ था। इस तरह से फूड सिक्योरिटी जो होती है, यदि किसी देश की प्रॉपर ना हो तो वो किस प्रकार नुकसान पहुंचता हमारे देश को, ये हमने 1943 में बंगाल के केस में देखा था।
Who are food insecure? Also, a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India. The worst affected group are landless people with little or no land depend upon. Traditional artisan providing of traditional services, petty self-employed worker और destitute including beggars, यानी कि जो देश के हमारे जो लोग भीख मांगते हैं या छोटा जॉब करते हैं, पैटी जॉब करते हैं, सीजनल जॉब करते हैं, जैसे हमने एक स्टोरी इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक पर्सन है जो जिनको महीने में 8 महीने काम मिलता है और 4 महीने वो खाली रहते हैं, उस केस में वो अपने लिए 2 वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल कमा पाते हैं। आइए उस स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी ऑफ रामू। तो इस चैप्टर में आपकी 2 स्टोरीज हैं, हम वो 2 स्टोरीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी ऑफ रामू। Ramu worked a casual laborer in agriculture in Raipur village. His eldest son Somu, who is 10 years old, also worked as a pali to look after the cattle of Sarpanch of the village, Satpal Singh. Somu is employed for the whole year by the Sarpanch, is paid a sum of 50,000 for this work. Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. यानी कि इसका रामू एक कैजुअल लेबरर है जो छोटे छोटे अपने खेती के काम करता था, जॉब एज ए जॉब वर्क करता रायपुर में। उसका एक 10 साल का बेटा था सोमू, जो सरपंच के यहाँ पर उनके पशु थे उनका देखभाल का काम करता था, जिसके बदले उनको 1000 रुपये पूरे साल के मिलते थे। बाकी उसके 3 बेटे और थे, 2 बेटियां थी, लेकिन वो बहुत छोटे थे काम करने के लिए। उसकी जो पत्नी थी वो गाय भैंसों का गोबर उठाने का, उनको साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले उनको आधा लीटर दूध और कुछ पका हुआ खाना और कुछ सब्जियां डेली मिल जाती थी। लेकिन इसके अलावा वो अपने जो हस्बैंड का उनका सीजनेबल में काम में हाथ बटाती थी, जैसे आपका खेती हो गया, बुवाई हो गया, इन सब चीजों में उसका वो हाथ बटाती थी। लेकिन उसके बावजूद वो केवल 8 महीने ही कुल मिलाकर काम कर पाते थे, 4 महीने वो खाली रह जाते थे। और इन 4 महीने खाली रहने के दौरान वो इतना मुश्किल हो जाता था उनके लिए कि वो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते थे, और कभी कभी तो उसके बच्चे भूखे भी सो जाते थे। इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको सीजनल बेरोजगारी भी हम लोग कहते हैं। अब दूसरी स्टोरी आपकी स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद जो है वो रिक्शा चालक है बेंगलोर में, और झुमरी तलैया से वो शिफ्ट हुआ अपने 3 भाई 2 बहन और ओल्ड पेरेंट्स के साथ, और एक झुग्गी में रहते हैं। और जो पूरा परिवार है वो उनके रिक्शा चलाने से जो वो कमाई करते हैं उसी पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन उनके पास एक येलो कार्ड है जो पीडीएस कार्ड होता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक कार्ड था उनके पास, जिसकी सहायता से वो प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में गेहूं, चावल, केरोसिन तेल, खाना पकाने के लिए इन सब चीजों को हाफ रेट मिलती थी मार्केट प्राइस से, क्योंकि उनके पास पीडीएस कार्ड था। तो हम यहाँ देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी का इन दोनों स्टोरीज में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यदि फूड सिक्योरिटी हमारा प्रॉपर कवर है, जो जिसका बेनिफिट अहमद को मिल रहा है, और अहमद इस बेनिफिट से अपने परिवार के लिए, अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ रामू है, जिसको पीडीएस सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो फूड इनसिक्योर है और उसको पीडीएस कार्ड से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, और इसकी वजह से दोनों वक्त का खाना भी उसका बहुत मुश्किल है। 1940 का जो बंगाल का सूखा पड़ा था, वहां से हमने राशनिंग का महत्व समझा था और राशनिंग अपने यहाँ स्टार्ट किया था। लेकिन जब 1960 में हमारे यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले थोड़ा शॉर्टेज हुआ था फूड का, तो अभी ये राशन थोड़ा बंद किया गया था। लेकिन 1970 में हमने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया था। इन द वेव ऑफ हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी लेवल्स एज रिपोर्टेड बाय द एनएसएसओ in the mid of 1970s, 3 important food intervention programs were introduced. First, public distribution system PDS, जो हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया था, for food grains. Second one, ICDS, Integrated Child Development Services, 1975 as a experimental basis.
एंड फूड फॉर वर्क इंट्रोड्यूस इन 1978। ओवर द ईयर हमारी सरकार ने काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते थे। The food insecure people are highly disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward state with high incident of poverty, tribal and remote areas। यानी कि हमारे कुछ देश में ये डिफरेंट लेवल पर अलग अलग है। जैसे कुछ बैकवर्ड रिमोट एरियाज हैं, जैसे आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट आपका मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, फ्लड बहुत आता है वहाँ पर और सूखा पड़ जाता है, तो इन एरिया में ज़्यादातर ये समस्या रहती है, तो उसकी वजह से भी ये पीछे रहते हैं। हंगर इज द अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट्स ब्रिंग about poverty. The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. Hunger has a chronic and seasonal dimension. यानी कि हंगर जो है एक एक्सपेक्ट है आपका फूड सिक्योरिटी पर, और हंगर को भी हमने दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया आपका क्रॉनिक हंगर, जिसमें आपका सपोज यदि कहीं सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पर जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है और फूड के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लो इनकम परिवार हैं वो इसको नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ इसको कहते हैं क्रॉनिक। और सीजनल हंगर ये होता है कि जैसे हमने रामू की स्टोरी में आपको सुनाया, जैसे वो सीजनल बेरोजगारी में या प्रचंड बेरोजगारी जिसे हिंदी में बोलते हैं, उस तरह की कंडीशन में वो भूखे रह जाते थे, उसको सीजनल हंगर हम लोग बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल है जो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर इन इंडिया है। इसमें रूरल एरिया में है 1983 में 16.2 सीजनल बेरोजगारी थी, सीजनल हंगर था। क्रॉनिक हंगर 2.3% था, टोटल 18.5 था। 1993-94 में 4.2 आपका सीजनल हो गया, 0.9 क्रॉनिक हो गया और टोटल 5.1 हो गया। 99-2000 में 2.6 सीजनल हो गया, 0.7 आपका क्रॉनिक हो गया, टोटल हो गया 3.3। इस तरीके से अर्बन का भी डाटा दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ हंगर में हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर अडॉप्ट ऑल मेजर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स। यानी आजादी की बाद से हम लोग इस प्रयासरत में कि हम अपने देश के लिए पर्याप्त अनाज का उत्पादन कर सकें और उसके साथ साथ हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने जो हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसमें हमने उन्नत किस्म के बीज और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, जिसकी सहायता से हमने काफी सारा गेहूं के और जो चावल का उत्पादन था काफी बढ़ा लिया था, जो अपने लिए अपने देश के लिए पर्याप्त था। उसके साथ साथ हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करने लगे थे। The increase in food grain was, however, disproportionate. The highest rate of growth was achieved in UP and MP, which was 44.01 and 32.21 million ton in 2015-16. And 2016-17, it was respectively 26.87 and 17.86 respectively. West Bengal and UP, on the other hand, recording significant production of rice, 15.75 and 12.51 million tons in 2015-16 respectively. तो टाइम टू टाइम हमने इसको इम्प्रूव किया है फूड अपने प्रोडक्शन को। ये आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया मिलियन टन में है ये सारी फिगर, और इसमें आपको ईयर्स भी दिख जाएंगे। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है जिसके माध्यम से सरकार गेहूं और चावल का खरीदारी करती है और उसको सुरक्षित रखती है, और उसको सुरक्षित रखने के साथ साथ उसको डिफरेंट स्कीम में राशन से
और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम से लोगों तक पहुंचाया जाता है तथा ये बफर स्टॉक अकाल में कुछ आपकी जो अनवांटेड कंडीशंस होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, उस केस में ये काम आता है। The FCI purchase wheat and rice from the farmer in a state where this is surplus production. The farmer are paid as a pre-announced price for their crops. This price is crop called MSP, minimum support price. यानी कि FCI जो होती है सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित MSP पर ये गेहूं और चावल परचेज करता है, जिसका बफर स्टॉक बनाया जाता है। अभी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है? पहला हो गया आपका पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटर राशन शॉप अमंग द पुअर सेक्शन। दिस इज कॉल्ड पीडीएस। यानी कि पीडीएस जो है राशन के द्वारा हम गरीब तबके को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको एक राशन कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो कंट्रोल रेट पर उनको खाने पीने का सामान दिया जाता है। हमारे देश में लगभग 5.5 लाख राशन शॉप हैं, जो शहरों में, गांवों में, देहातों में सब जगह है। ये इनका राशन का दूसरा नाम फेयर प्राइस शॉप भी है। और ये शुगर, ग्रेन्स हो गया, आपका केरोसिन ऑयल हो गया कुकिंग के लिए, ये सारी चीजें उत्पन्न आपको प्रदान करते हैं कंट्रोल रेट पर। इसमें 35 kg ऑफ ग्रेन्स होता है, 5 लीटर ऑफ केरोसिन होता है, kg शुगर होता है एवरी मंथ। आप ये कहीं से भी, यदि आप गरीबी लाइन से नीचे हैं और आपके पास यदि कार्ड है तो आप राशन कार्ड, तो उसके माध्यम से आप ये लोग राशन शॉप से ले सकते हैं। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s. तो इस तरह से हमने 1970s में काफी डिफरेंट स्कीम्स अपनी स्टार्ट करी थी। उस समय पर सरकार भी हमारी डिफरेंट स्कीम स्टार्ट करती रही। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड nutritional security life at affordable price and enable people to live a life with dignity. Under this act, 75% of rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible householder for food security. तो यानी कि इस एक्ट को, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, हमने 75% जो ग्रामीण जनसंख्या थी और 50% जो शहरी जनसंख्या थी उनको एलिजिबल बनाया फॉर फूड सिक्योरिटी। Current status of public distribution system. Public distribution system is the most important step taken by the government India towards ensuring food security. In the beginning, the coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and non-poor. Over there, the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted. In 1992, revamped public distribution system (RPDS) were introduced in 100 blocks in the country. The target was to provide the benefit the PDS to remote that backward areas. From 1997, it is renewed attempt. Target public distribution system was introduced to adapt the principle of targeting the poor in all areas. It was the first time that a differential price policy were adopted for poor or non-poor. Further in 2000, two special schemes were launched, Antodaya Anna Yojana and Annapurna schemes, with the special target group poorest of poor and indigent senior citizen respectively. The functioning of these two schemes were linked with the existing network of PDS. तो इस तरह से हमने टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को अपना रिवाइज किया और टारगेट जो था हमारा वो गरीब से गरीब तक अन्न पहुंचाना था। और उसी अन्न पहुंचाने वाली योजना के साथ साथ अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा स्कीम्स आपकी लॉन्च की गई थी, वो इंटीग्रेटेड सिटीजन्स के लिए और पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो थे उन लोगों को टारगेट करते हुए ये स्कीम्स हमने स्टार्ट की थी। तो आप डिफरेंट स्कीम्स देख सकते हैं, पीडीएस, आरपीडीएस, टीपीडीएस, एवाई, एपीएस कब कहाँ लॉन्च हुई थी, कवरेज टारगेट ग्रुप क्या था,
ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन क्या था, लेटेस्ट वॉल्यूम क्या था, और जो इशूइंग प्राइस थे वो क्या क्या थे उस समय पर, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना जो 2000 में लॉन्च की गई थी दिसंबर में, अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड, यानी करीबन 1 करोड़ लोग आइडेंटिफाई किए गए। पुअर फैमिली वर आइडेंटिफाई बाय द रेस्पेक्टिवली स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू ए बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे, यानी कि उसके लिए बीपीएल सर्वे हुआ था स्टेट में। 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at the high subsidized rate of rupees 2 per kg for wheat, यानी गेहूं के लिए मात्र 2 रुपए किलो और चावल के लिए 3 रुपए किलो। The quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with effect of April 2002. The scheme has been further extended twice by additional 50 lakh BPL family, यानी कि 2002 में इसको 25 किलो से 35 किलो किया गया और 50 लाख बीपीएल फैमिली को इसमें और जोड़ा गया in June 2003 and in August 2004 with this increase 2 करोड़ फैमिली हैज बीन कवर्ड, यानी कि 2003 में 50 लाख जोड़ी गई, 2004 में 50 लाख जोड़ी गई और इस तरह से 2 करोड़ लोग इस अंत्योदय अन्न योजना से आपका बेनिफिट इनको मिला। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी इज ए पेमेंट दैट ए गवर्नमेंट मेक्स to a producer to the supplement the market price as of a commodity. Subsidies can keep consumer price low while maintaining a higher income for domestic producer. In 2040, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which are much more than minimum buffer norm. 2014 में सरप्लस हो गया था, 65.3 मिलियन टन पहुंच गया था, जो हमारे मिनिमम बफर स्टॉक से काफी ज्यादा हो गया था। However, this remained constantly higher than the buffer norms. The situation improved with the distribution of food grains under different schemes launched by the government. There is a great consensus that high level of buffer stock of food grains very undesirable and can be wasteful. इसमें एक संभावना ये थी और हुआ भी था कि काफी अन्न जो था, ग्रेन जो था आपका ग्रेनरीज में वेस्ट हो रहा था, सड़ गया था। The storage of massive food stock has been responsible for high carrying cost in addition to wastage and deterioration in grain quality, यानी कि जो उनको क्वालिटी का डिटोरेशन हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था और उनको जो कैरी करने की कॉस्ट हो रही थी वो भी काफी ज्यादा हो रही थी। Freezing of MSP for a few years should be considered seriously, यानी कि MSP को कुछ समय तक फ्रीज कर दिया गया था। The increased food grain procurement at enhanced MSP is the result of pressure exerted by leading food grain produce states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. Moreover, as the procurement is concentrated few prosperous regions, Punjab, Haryana, Western UP, Andhra Pradesh and a lesser extent in West Bengal, and mainly two crops, wheat and rice. Increase in MSP has introduced farmers, particularly in surplus states, to divert land from production of coarse grains, which is the staple food of the poor, to the production of rice and wheat. इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चीज हमने कवर करी, कैसे किस तरह से कवर करी। अब इसमें कुछ जो रोल होते हैं कोऑपरेटिव के फूड सिक्योरिटी में, इसके क्या थे? द कोऑपरेटिव्स आर also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western part of country. The cooperative society set up shops to sell low price goods to poor people. For example, out of all fair price shops running in Tamil Nadu, around 94% can being run by cooperative. यानी कि हमारे वेस्ट में और साउथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोस्टली चलती हैं जो कम दामों पर गरीब लोगों को अनाज प्रदान करते हैं। और आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ 94% जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो आपको कंट्रोल रेट पर देते हैं। इन दिल्ली, मदर डेयरी मेकिंग स्ट्राइड इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिल्ली में मदर डेयरी को सरकार ने प्रोविजन रेट पर सब्जियां और दूध देने के लिए कहा गया और उनके रेट कंट्रोल किए।
Amul is another success story of cooperative in the milk and milk products from Gujarat. It has brought about the white revolution in the country. अमूल की सक्सेस स्टोरी हम सभी जानते हैं. व्हाइट रेवोल्यूशन जो हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था. तो इन्होंने अपना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो थे गुजरात में भी इसी तरह से अपने पूरे देश में कम कंट्रोल रेट पर दिए. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention. इस तरह से हमारा फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है. आशा करते हैं आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया हो. यदि आपको थोड़ा पढ़ाने की स्पीड यदि तेज रखी तो आप इसको अपनी स्पीड इसको मोबाइल में प्लेबैक की स्पीड में कम कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप 2 बार सुन सकते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. और जिस भी स्टूडेंट को यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते रहते हैं. तो जुड़े रहिए आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.